इलेक्शन कैंपेन पे एक दूसरे पे छींटाकछी और सीट्स लेने को लेकर किसने किसको पछाड़ा। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 11। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे सहयोगी पवन शर्मा। तो आज हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे और आपके समक्ष रखेंगे कि आज क्या क्या हुआ, पहले ये बात कर लेते हैं। बीजेपी में प्रदर्शनों के बाद अब शुरू हो गया है रेजिग्नेशन देने का सिलसिला। बड़े नेताओं से लेकर युवा नेता कर रहे हैं रिजाइन। एनसी और पीडीपी चुनाव प्रचार में एक दूसरे पर कर रहे हैं वार। किसको पड़ेगी वोटर्स की मार। पीडीपी ने जम्मू में भी की अपनी सूची जारी। जम्मू वेस्ट, ईस्ट और साउथ में भी कैंडिडेट उतारे और ओबीसी को नहीं मिला इस बार कहीं पर भी पूरा जस्टिस। जाट सभा आई सामने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर हालात आज चुनावी चालीसा के क्या हैं, आज चुनावों में क्या क्या रहा। सबसे पहले तो बीजेपी में जो 3-4 दिनों से प्रदर्शन लगातार हो रहे थे कि सीट्स कहीं सही नहीं बटी, बगावत हो रही थी, विरोध हो रहा था, उसका रिजल्ट ये हुआ है कि आज बीजेपी के 2 नेताओं ने रिजाइन कर दिया। और इनमें से एक नेता ऐसे हैं जो बीजेपी के जन्म से भी पहले से बीजेपी के साथ हैं, यानी कि जनसंघ के नेता। वो है एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा। चंद्रमोहन शर्मा, हम आपको बता दें, जम्मू का एक जाना माना नाम और पहचान है। चंद्रमोहन शर्मा अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ काम कर चुके हैं। आरएसएस के बहुत नज़दीकी हैं। जम्मू के किसी समय के बीजेपी के स्टालवार्ट और बड़े नेता चमनलाल गुप्ता के बहुत नज़दीकी थे। कई बार जम्मू ईस्ट और जम्मू वेस्ट के लिए टिकट की दावेदारी में रहे और एक बार राज्यसभा का चुनाव भी लड़ा, मगर गुलाम नबी आज़ाद से हार गए। चंद्रमोहन शर्मा करीबन 40 सालों से बीजेपी के साथ हैं और लगातार हर बार दावा ठोकते रहे हैं टिकट लेने का, मगर पार्टी ने कभी भी उन्हें जम्मू वेस्ट, जम्मू ईस्ट या जम्मू की उस समय की गांधीनगर सीट से मैदान में नहीं उतारा, जबकि जम्मू शहर का वो एक जाना माना बीजेपी का चेहरा है। वहीं उन्होंने आज पार्टी से रिजाइन कर दिया और ये कहा कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे जम्मू ईस्ट से। उसके बाद अभी जब हम ये शो कर रहे हैं तो हमें जानकारी आई है कि सांबा का एक प्रमुख चेहरा बीजेपी का कश्मीरा सिंह, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। जबकि एक युवा नेता एडवोकेट कनव शर्मा ने एक पत्र लिखकर रिजाइन किया और पत्र में ये कहा कि वो कुछ कैंडिडेट्स पर करप्शन के भी आरोप लगा रहे हैं। तो पवन जी, ये बीजेपी में जो आज चंद्रमोहन शर्मा खास तौर पे उनके रेजिग्नेशन से जम्मू में कुछ वोट बैंक में डेंट पड़ेगा और अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो जम्मू ईस्ट सीट पर समीकरण कुछ बदलेगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि चंद्रमोहन शर्मा भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में से हैं, संघ के समय से जुड़े हुए हैं और तभी आंदोलन को भी लेकर काफ़ी चर्चा में रहे हैं। जम्मू तभी की साफ सफाई और वहाँ पर तभी पे आरती होनी चाहिए, वो सारा तामझाम उनके पास था। और जम्मू ईस्ट या जम्मू वेस्ट की बात करें तो उनका जनाधार उन इलाकों में 2 सीटों पे प्रभाव है और उनके साथ जो टीम है, जो कनव शर्मा जो हैं, उनके साथ जो टीम है, उनका अपने अपने इलाके में थोड़ा बहुत अच्छा वो है वोट। अगर वो इलेक्शन जम्मू ईस्ट में, जैसा उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, हालांकि उनको मनाने की कोशिश आज फिर से होगी। कल भी कोशिश की गई थी, आज भी हो सकता है कोशिश की जाए उनको। मगर वो कोशिश आरएसएस कर रहा है और आरएसएस का खुद का अंदर खाते ये कहना है कि उनकी भी टिकटों में कम चली है, तो फिर वो कोशिश कितनी कामयाब है? आरएसएस भी करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी जो हैं वो भी कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से कि वो मान जाएं। अगर नहीं मानते हैं तो जम्मू ईस्ट पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ये श्योर है। और साथ में दूसरा जो है सांबा में कश्मीरा सिंह, वो भी टिकट कश्मीरा सिंह भी लगभग 20-22 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मुझे पता है जब सांबा में शेलिंग हुई थी, बॉर्डर एरिया से लोग माइग्रेट हुए थे, तो कश्मीरा सिंह उस समय युवा चेहरा थे। आज से मैं 15 साल पहले की बात करूं या 17 साल पहले की बात करूं, जब शेलिंग होती थी, जब हम न्यूज़पेपर में था मैं, या फिर मैं चैनल में 2004 में आया, तो 2004 के समय की बात, अब 20 साल हो रहे हैं। तो उस समय कश्मीरा सिंह वहाँ पर एक यूथ लीडर था और वो वहाँ पर जो माइग्रेट लोग आते थे उनकी सेवा करता था। वो तब से संघ के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। और आज कश्मीरा सिंह ने जो रिजाइन जब किया तो वो रो रहे थे, क्योंकि उनके साथ जो टीम थी पूरी, वो संघ और भाजपा की एक रीढ़ की हड्डी थी।
सांबा के भीतर। सांबा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कभी गढ़ नहीं रहा, लेकिन सांबा के भीतर उन्होंने भाजपा का झंडा उठाए रखा। और आज की स्थिति में अगर वो रिजाइन करते हैं तो सुरजीत सिंह सलाथिया के लिए भी मुश्किलें पैदा होंगी, क्योंकि वहाँ पर लोकल जो कैंडिडेट हैं, जो सांबा के लड़के हैं, वो वहाँ पर प्रभाव डालेंगे अपना। और ये देखने वाली स्थिति दीपक होगी, सांबा और जम्मू ईस्ट में दो बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के रिजाइन करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत। और अगर आने वाले दिनों में ऐसा होता है कि कुछ और कैंडिडेट रिजाइन करते हैं, कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट्स के विरोध में रिजाइन होता है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की फर्स्ट फेज शुरू होते होते मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब फर्स्ट फेज के लिए ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अभी सेकंड और थर्ड फेज बाकी है। तो आगे बढ़ते हैं, कश्मीर की ओर चलते हैं और बात ये करते हैं कि एनसी और पीडीपी में क्या हो रहा है। तो एनसी और पीडीपी में जो हो रहा है पवन जी, उस पर बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, कहने को तो गुपकार अलायंस होता है तो साथ साथ आ जाते हैं, इंडिया अलायंस होता है तो एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं, फिर कई बार एक दूसरे के विरोध में लड़ लेते हैं। और इस बार पहले तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी को उनके साथ आना चाहिए, फिर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर उनके मैनिफेस्टो को सपोर्ट करते हैं तो वो उनके साथ हैं। अब जब कैंपेनिंग में उतरे हैं तो महबूबा मुफ्ती ने ये कह दिया कि कहीं ना कहीं हलाल और हराम है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह चुनाव लड़ रही है, यानी कि स्टेटहुड नहीं मिला तो उमर अब्दुल्ला चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी मीडिया के सामने आए और ये कह दिया कि मेरे ऊपर वार वो लोग कर रहे हैं जो अपने बच्चों को चुनाव लड़ा रहे हैं, बेटा या बेटी को। तो सीधे सीधे उमर और महबूबा की चुनावी जंग शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है, मात्र दिखावे के लिए है, वोट पाने के लिए है, या सच में ये पार्टियां एक दूसरे से भिड़ गई हैं? देखो, कश्मीर में इन दोनों पार्टियों को पता चल चुका है कि हमारा जनाधार कौन कौन सी विधानसभा में है और उस पार्टी का, पीडीपी का कहां कहां पर है। तो अगर हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की बात करें, दूरदर्शी नेता हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो कोई भी बयान देते हैं सोच समझ कर देते हैं। और उमर अब्दुल्ला थोड़ा जल्दबाजी में करते हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा अलग स्टाइल से अग्रेसिव हो जाते हैं, अलग स्टाइल से उनकी पॉलिटिक्स है। लेकिन फारूक साहब एक मजे हुए वो खिलाड़ी हैं। ये जो बयानबाजी कश्मीर में हो रही है ना, ये सेंटीमेंट्स की लड़ाई है। ये सेंटीमेंट्स की लड़ाई है कि कश्मीर में कौन से एरिया में, कौन सी विधानसभा में कहां से एज लेना है। ये वो लड़ाई है जो लोगों को दिखाने के लिए है, लेकिन ये सेंटीमेंट्स की लड़ाई है वहां के लोगों को अपने साथ जोड़ने की, ताकि वो अलगाववादियों के जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनके प्रवाह में वो लगना बह जाए। ये लड़ाई उसकी है, सेंटीमेंट्स की। तो आपको लगता है कि जिस तरह से एनसी पीडीपी कटाक्ष चल रहा है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ मात्र इसलिए है कि जी आप अपने हिसाब से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करिए और उसके बाद जो भी सीटें जीत के आएंगे, जब सरकार बनाने की बारी आएगी तो फिर एक साथ भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि हो सकता है कांग्रेस ही बाहर हो जाए, पीडीपी और एनसी और पीडीपी वापस आ जाए। नहीं, एनसी बीजेपी के साथ भी जा सकती है। देखो, एनसी ने ये देखना है कि मेरे पास कितनी सीटें हैं। कांग्रेस तो लड़ ही कम पे रही है, तो आएंगी कितनी, जो आएंगी उसके आधार पर देखेंगे। अगर दो पार्टियों की, देखो ये तो कन्फर्म है कि एक पार्टी की किसी की सरकार नहीं बनेगी, गठबंधन होगा 2 या 3 का, 2 या 3 का। पीडीपी की जम्मू से सूची आई है और पीडीपी की जो जम्मू से सूची आई है उसमें पीडीपी इस बार जम्मू की सभी मुख्य सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जैसे जम्मू वेस्ट, जम्मू ईस्ट, जम्मू साउथ, बाहू, और खास तौर पे जम्मू जिले की सारी सीटों पे चुनाव लड़ना पीडीपी का कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के वोट को सेंध लगाएगा। मगर अंदर खाते बात एक ये भी आ रही है कि आखिर वोट पीडीपी किसका काटेगी। जाहिर सी बात है कि बीजेपी का वोट कंसोलिडेट होगा और पीडीपी कहीं ना कहीं कांग्रेस का या एनसी का वोट काटेगी। तो ऐसे में तो ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पीडीपी के जम्मू में कैंडिडेट उतारने का फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो इस पे क्या कहते हैं पवन जी? मुझे नहीं लगता है। देखिए, बीजेपी की जो पीडीपी की सूची आपने देखी होगी, उसमें सभी नाम जो हैं वो एक ही कम्युनिटी के हैं और यहाँ पे पीडीपी का जनाधार आगे नहीं। मैंने एक चीज और देखी है कि जम्मू वेस्ट, साउथ और गांधीनगर में उन्होंने हिंदू कैंडिडेट दिए हैं। हाँ, तो यहाँ पर अगर सांबा में अगर पीडीपी कांग्रेस का वोट काटती है तो फायदा तो बीजेपी को होगा ना। देखो, जो भी वोट कटना है वो एक ही कम्युनिटी का कटना है। जहाँ मिलकर भी कटेगा तो ज्यादा फर्क सभी पार्टियों को पड़ेगा, सभी पार्टियों को। मुझे लगता है बीजेपी को बेनिफिट नहीं होगा इसका। क्या देखो, इसमें क्या है कि अगर मैं पीडीपी का कैंडिडेट हूं, मैं अपने मोहल्ले में 4 वोट बीजेपी के भी काट लूंगा, 4 कांग्रेस के भी काट लूंगा, 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी काटूंगा। अगर मेरे मोहल्ले में मुझे चुनाव लड़ना है,
मुझे देखकर लोग अगर वोट डालते हैं, रेशो यही रहेगी कि ये लोग कितना कितना वोट लेते हैं। लेकिन वोट जो कटेगा वो आप ये नहीं कह सकते हो कि बीजेपी का कट्टर वोट है। बीजेपी कट्टर कोई किसी का वोटर नहीं होता। अगर मैं तेरे घर का पड़ोसी हूं, मैं इलेक्शन में खड़ा हूं, तुम मेरे साथ चलोगे, मैं इंडिपेंडेंट हूं, आप मुझे वोट डालोगे, पार्टी एक साइड पे रह ये जाती है। छोटे चुनाव हैं, चेहरे भी देखे जाते हैं, तो उसमें अगर नुकसान हुआ तो तीनों पार्टियों का वोट कटेगा। डिपेंड करता है कि पीडीपी कितने वोट लेती है हर विधानसभा में जहां कैंडिडेट है, वो उस पर निर्भर करेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पवन जी, वो ये है कि 43 सीटें हैं जम्मू रीजन की, और ओबीसी के तहत 43 ही सरनेम कास्ट जो है वो आती हैं, जो जातियां आती हैं। हम हर चुनाव में ये कहते हैं कि ये चुनाव जातिवादी से ऊपर है, मगर भारत में कोई भी चुनाव जातिवादी से बाहर नहीं होता, क्योंकि जहां पर सीटों का आवंटन ही जाति के आधार पर किया जाए, वहां वोटों का आवंटन भी जाति के आधार पे ही होता है। 43 कास्ट्स ओबीसी के तहत आती हैं, जिसमें सबसे ऊपर आती है जाट कम्युनिटी, और ओबीसी से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। मगर जम्मू रीजन में पूरी तरह से ओबीसी कास्ट को एक साइड पे कर दिया है बीजेपी ने, ऐसा आरोप उनके ऊपर लग रहा है। जबकि ओबीसी आरोप बाकी पार्टियों पे भी लगा रही है कि बाकी पार्टियां भी ओबीसी के कैंडिडेट्स को टिकट्स कम दे रहे हैं। तो ऐसे में ये 43 कास्ट्स जो बीजेपी से भी नाराज है और बाकी पार्टियों से भी नाराज हो रहे हैं। जाट सभा, युवा जाट सभा वाले तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं इसी बात पर। तो आपको लगता है कि इग्नोरेंस हुई है? कुम्हार बिरादरी है, हमारे जो बाल काटने वाले जिसको आप कहते हैं नाई बिरादरी है, और कई सारी बिरादरियां हैं जो जिन बिरादरियों को कहीं ना कहीं कोई टिकट्स नहीं मिली है, नॉमिनेशन में इनको नहीं रखा गया है। और खास तौर पे जाट बिरादरी जो पूरी बॉर्डर बेल्ट में कठुआ से लेके आपकी छंब तक जो है फैली हुई है और एक बड़ी बिरादरी है। तो क्या कारण है? अगर इस तरह हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो बिरादरियां हैं ये नाराज होंगी, किस तरफ ये वोट जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस ने भी अभी तक अनाउंस नहीं की है। कांग्रेस को भी ये देखना पड़ेगा। दरअसल जाट समुदाय की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर 3 बड़े लीडर जम्मू कश्मीर में हैं। और मैं बात करूं चौधरी श्यामलाल, सुखनंदन चौधरी और विक्रम रंधावा, और पिछली बार एक एमएलसी था और 2 मंत्री थे। हाँ। तो ये बड़े नाम थे जाट समुदाय से जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर थे। अब वो सभी जो है एक साइडलाइन कर दिए गए हैं, किसी को भी टिकट नहीं दी गई है। हाँ, हो सकता है कि अभी जो टिकटें आनी है उनमें से किसी को एडजस्ट कर दें, वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल अभी तक जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं तब तक तो नहीं है। हाँ, लेकिन अब जो उम्मीद थी वो नीचे वाली कास्टों पे थी, जैसे वो तरखान थे, जैसे आप कुम्हार हैं, नाई हैं। हाँ। वो जो ओबीसी की कास्ट थी उनके लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब प्रोटेस्ट हो रहे थे कि भाई आपने जाट समुदाय को तो एक बार दे दिया, लेकिन अब हमें मौका दीजिए। लेकिन अभी तक ना तो। ऐसे में बीजेपी के एक और बड़े नेता हैं जो कुछ नाराज चल रहे हैं, वो है रशपाल वर्मा, जो दिल्ली भी होके आए हैं। और रशपाल वर्मा ओबीसी मोर्चा के चेयरमैन भी रहे हैं, पिछली बार वाइस चेयरमैन भी थे ओबीसी जो कम्युनिटी के। उनका कहना है कि टोटली इग्नोर किया गया ओबीसी को। बिल्कुल, देखिए रशपाल वर्मा के साथ साथ एक और नाम भी था जो सत्ती, जिनका नाम है ब्रह्मजोत सत्ती, ओबीसी मोर्चा के वो भी प्रधान रहे। वो भी ओबीसी मोर्चा को लेकर उन्होंने काम भी बहुत किया। बिल्कुल, कोरोना में, खास तौर पे कोरोना में बहुत ज्यादा काम किया और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार उन्होंने बहुत ज्यादा किया। लेकिन दोनों की समस्या यही रही कि उन दोनों को कहीं भी स्थान नहीं मिल पाया है। उनकी ये डिमांड, रशपाल वर्मा का अपनी जगह पर तर्क बिल्कुल सही है कि वो कितने सालों से पार्टी के साथ जुड़े हैं और एक ओबीसी समाज को जोड़ के रखा हुआ है। ब्रह्मजोत सत्ती भी पिछले करीबन 22-24 सालों से पार्टी के साथ है। 2004 में कॉर्पोरेशन का, जेएमसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं वार्ड नंबर 29 जेएमसी के तहत। हाँ, तो अब ये इन लोगों की नाराजगी जाहिर सी बात है कि सही है, लेकिन देखना ये होगा कि खाली बीजेपी या दूसरी पार्टियां भी हैं, वो भी तो किसी ने टिकट अभी तक अनाउंस नहीं किया। अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिकट दी है जाट समुदाय को। उन्होंने नौशहरा से सुरेंद्र चौधरी को उतारा है। तो एक जाट चेहरा है बड़ा, तो कम से कम अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी जाटों को वो दे सकती है टिकट्स। और दूसरी ओर अगर हम बात करें, अपनी पार्टी ने मंजीत सिंह को उतारा है जो सिख जाट चेहरा है विजयपुर से। तो अगर कश्मीर की पार्टियां ओबीसी को टिकट्स दे रही हैं तो आखिर जो जम्मू में लड़ने का दावा करने वाली कांग्रेस और बीजेपी क्यों इस समुदाय को, ओबीसी को एक साइड पे कर रहा है?
देखिए ये अभी जब 5-6 सीटें अनाउंस होनी हैं, हो सकता है कि कांग्रेस किसी ऐसे चेहरे को ले आए, बीजेपी भी किसी ऐसे चेहरे को ले आए जो दोनों का जो वैक्यूम है वो पूरा भर दें, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, अभी तक की बात करें तो दोनों ही पार्टियों की ओर से, ठीक है, सुरेंद्र चौधरी को टिकट दी गई है, लेकिन जो जम्मू संभाग के भीतर ओबीसी समाज था, जो एक 10 सालों के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, और उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि हमारे समुदाय को यहाँ पर जो है वो मिलना चाहिए, हक उनका मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज़ जरूर की है, नरेंद्र रैना को एक टिकट देकर सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है वो कर दिया है, क्योंकि उनकी भी मांग थी कि हमारा भी कोई कैंडिडेट यहाँ पर होना चाहिए। तो बीजेपी ने इस बार जो बड़ा दावे खेला है वो वाकई में जम्मू साउथ आरएसपुरा सीट से नरेंद्र सिंह रैना को उतार के एक तीर से कई निशान किए हैं। सबसे पहले तो वो एक सिख चेहरा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को एडजस्ट किया गया। वहीं दूसरी ओर वो एक पुंछ के सिख हैं, जिनमें से कि काफ़ी ज़्यादा पुंछ की कम्युनिटी जो है वो आरएसपुरा इलाके में रहती हैं। तीसरे नंबर पे वो आरएसएस के भी क्लोज हैं और चौथे नंबर पे एक पढ़ा लिखा चेहरा है। इसलिए एक तीर से कई निशाने बीजेपी ने साधे हैं, मगर अभी बीजेपी को कुछ और जातियों को एडजस्ट करना पड़ेगा। 5 सीटें अभी उनकी बाकी हैं और शायद उसमें कोई किया जा सकता है, नहीं तो इसी तरह से विरोध विद्रोह पार्टियों में होता रहेगा। मगर बड़ी बात यह है कि जाति पे जब बात आती है तो हर जाति को अपना कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि उनके नेता को भी टिकट मिलनी चाहिए। तो चुनावी चालीसा में आज इतना ही। कल जो चीज़ें सामने आएंगी वो आपके तक पहुंचाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम सही लग रहा होगा। आपका बहुत प्यार मिल रहा है, आपके डायरेक्ट मैसेजेस और आपके जो शेयर्स होते हैं उससे हमें वाकई ही मोटिवेशन मिलती है कि हम बेटर काम करें, बहुत अच्छा करें, और कोशिश करेंगे कि हम आपको इन 40 दिनों में पूरे चुनावों का ताना बाना निकाल कर बताएंगे और कंफर्म जो खबरें होंगी वो आपके तक पहुंचाएंगे। बहुत धन्यवाद। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।